तो लास्ट हमने ये वाला किया था, इधर ध्यान दो। हम जो है यहाँ से मेन फंक्शन से शुरुआत करते हैं और ओके, मेन फंक्शन से हम यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं। और मेन फंक्शन में सबसे पहले हमें जो है रिटर्न टाइप आपको देना होता है। ओके, यहाँ पर जो है वॉइड रिटर्न टाइप है और हम कुछ रिटर्न करते हैं तो हमें रिटर्न कीवर्ड हम लिखते हैं, जैसे कि हम जेएस में करते थे। बट डिफरेंस ये है कि जेएस में हम रिटर्न टाइप बताया नहीं करते थे, हम डायरेक्टली रिटर्न कर दिया करते थे। यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा। ओके, नाउ ये जो मेन फंक्शन जो ऊपर का वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आप डिक्लेरेशन करते हो। डिक्लेरेशन किसका? जो भी वेरिएबल आप यूज़ करने वाले हो, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, क्योंकि ये ग्लोबल सेक्शन है तो यहाँ पर जो भी आप डिक्लेयर करोगे वो ग्लोबल होगा, एंड ग्लोबल होने की वजह से आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे कि आपने एक कांस्टेंट बना लिया, ठीक है, लाइक कॉन्स्ट कीवर्ड करके यूज़ करके आपने कांस्टेंट बना लिया एंड पाई वैल्यू बना दिया आपने 3.14। ओके, एंड इस पाई वैल्यू को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये पाई वैल्यू तो कॉमन है सबके लिए, तो आप इस वैल्यू को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो है ग्लोबल है, ऑल फंक्शन, ठीक है, तो ये है। एंड हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास में कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, एंड फिर इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, इनके साइज़ को मॉडिफाई करते हैं। तो शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, साइंड, अनसाइंड, ठीक है, इस तरह के हमारे पास हैं। और सबका अपना अपना वो है, साइज़ है, उनका रेंज है, कितना मेमोरी वो लेंगे और कितना वैल्यूज़ वो ले सकते हैं। इनमें से अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर से हमारा जो है हमेशा स्पेशल टाइप ऑफ डेटा रहा है। ओके, कैर जो है ये आपको हमेशा 1 बाइट ही लेगा। ओके, कैर हमेशा 1 बाइट ही लेगा हमारे इसमें, और 1 बाइट कर करके हम जब काफ़ी सारे कैरेक्टर्स एक साथ मर्ज करते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग बनाने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। ओके, यहाँ पर हमें थोड़े बहुत टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं बिहाइंड द सीन, जो जेएस में हो रही होती है, उस तरह की कुछ टेक्निक्स हमें यूज़ करनी होती है और हमें खुद से जो है स्ट्रिंग बनाना पड़ता है। ओके, तो वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद में हमने देखा साइज ऑफ ऑपरेटर जो है बेसिकली क्या करता है, हमारे जो वेरिएबल्स बने हुए हैं, किसी भी टाइप के वेरिएबल्स बने हुए हैं, तो वो क्या करेगा, उस वेरिएबल का कितना मेमोरी जो है यूज हो रहा है, मतलब वो वेरिएबल कितना मेमोरी यूज कर रहा है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है वो कितना मेमोरी यूज कर रहा है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से हम मेमोरी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनमें जो मेमोरी आती है साइज ऑफ बाइट में हमें देता है। ओके, साइज ऑफ जो है तो ये बाइट्स में आपको वैल्यू देगा। ओके, नाउ यहाँ तक हमारा बेसिक हो जाता है, यहाँ पर डेटा टाइप्स हो जाते हैं। एंड अब इसके बाद में हम करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे सेम है जैसा कि हमने अदर लैंग्वेजेस में किया है, और यहाँ पर हम नया फाइल बनाते हैं। वैसे तो हमारे पहले से ही जो है ऑपरेटर्स बने हुए हैं,
और उनका जो है पीडीएफ्स भी बनी हुई हैं, तो हम पीडीएफ्स को ओपन करते हैं और उन सभी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे नहीं, क्योंकि नोट्स पहले से बने हुए हैं और ये सभी मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन इनको नोट्स को जो है थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर हम करते हैं सी प्लस प्लस सी इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर्स। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इन सभी का हमने क्या हुआ है। हाँ, ये मैं पीडीएफ में आपको सबको जो है डिस्कॉर्ड पे दे दूँगा, तो नोट्स बनाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हमारे पास में जो है ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, और इससे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास रहे हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने पहले कर लिए थे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम नया फाइल बनाते हैं और यहाँ पे एक इंक्लूड stdio आपको हमेशा रखना है, जो क्या करता है, इसके पास में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या है, बेसिक डिक्लेरेशंस हैं। ओके, डिक्लेरेशंस मतलब जो भी फंक्शंस या वेरिएबल्स यूज़ करने वाले होंगे हम, उनके डिक्लेरेशन इस फाइल के अंदर स्टोर्ड है। नाउ अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको void फंक्शन बनाना, जब भी आप नया फाइल बनाओ void फंक्शन बनाना है। और यहाँ पे बिकॉज आप void लिख रहे हो तो आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज आपको हमेशा रिटर्न लिखना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हो। ओके, ये मल्टी लाइन कमेंट है। नाउ यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन है, सबसे पहले आता है प्लस ऑपरेटर। ओके, दूसरा कौन आता है, माइनस ऑपरेटर। तीसरा कौन आता है, और फोर्थ है ऑपरेटर। 5 है मॉडुलस ऑपरेटर। ये चीज़ हमने ऑलरेडी की हुई है। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर सिर्फ हम अर्थमेटिक जो नंबर्स है उनके साथ हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये जो प्लस माइनस ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ये हम किसी भी स्ट्रिंग के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, किसी भी एरे के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, और हमारे पास में जो है और किसी टाइप का जो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात कही थी कि सी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल ओरिएंटेड आप इसको कह सकते हो, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे इनको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स के साथ करते हैं, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना। तो आप नंबर्स ले लो, इंट a = 10 ले लो, इंट b = 10 ले लो। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंट c = a + b कर रहे हो। ऐड रिजल्ट, यहाँ पे आप दे दो ऐड रिजल्ट, यहाँ पे माइनस रिजल्ट -b।
और एड माइनस ए डिवाइडेड बाई बी और रिप्लाई रिजल्ट ए इंटू बी। ओके, एंड मॉडुलस में हमें क्या मिलेगा? तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे मॉडुलस भी अगर हम देखना चाहते हैं तो 17 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे 17 ही है, 3 है, तो 17 प्लस ये। ओके, तो मल्टीप्लाई हो गया डिवीजन और मॉडुलस, मॉडुलस रिजल्ट ए मॉडुलस बी। और अब हम क्या कर रहे हैं, सभी का रिजल्ट जो है प्रिंट आउट कर रहे हैं, प्रिंट एफ, ठीक है, एड रिजल्ट। और यहाँ पे परसेंट डी क्यों यूज होगा सबको पता है। परसेंट डी हम यूज़ करते हैं किसके लिए? इंटीजर के लिए। अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है प्रिंट करानी है तो परसेंट डी यूज़ करेंगे। ओके, तो ये प्लेस होल्डर की तरह काम करता है, एड रिजल्ट। यहाँ पे आ गया माइनस रिजल्ट, डिवीजन रिजल्ट, मल्टीप्लाई रिजल्ट, और ठीक है। एंड अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सर इस साइड चेंज नहीं करोगे परसेंटेज बी से पहले? नहीं, क्योंकि हम सभी को एज ए परसेंटेज डी ही प्रिंट करवा रहे हैं अभी के लिए। फिर हम चेंजेस देखेंगे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, फिर उनको हम वो करेंगे, एडिट करेंगे। ओके, ताकि हमें समझ में आए कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को चेंज नहीं करते हैं या फिर कंपेटेबल फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं रख रहे होते हैं तो क्या दिक्कत आती है। ये इनके लिए कह रहा है, इनके लिए, इनको करेंगे। मैं इनके लिए कह रहा हूँ, इनको हम बाद में करेंगे रिजल्ट प्रिंट करा के ना। एंड मैं इसका नेम रख रहा हूँ ऑपरेटर सी। डिवीजन हो गया, अप्लाई हो गया, मॉडुलस हो गया। ओके, तो रन करते हैं, एग्जीक्यूट, रन एंड कंपाइल। अगर कोई एरर होगा तो हमें एरर मिल जाएगा नीचे, और एरर नहीं होगा तो वो रन हो जाएगा। तो वाह क्या बात है, यहाँ पे एरर आ जाता है, लाइन नंबर यहाँ बताएगा, ठीक है, और एरर ये बता रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई रिजल्ट अनडिक्लेयर्ड। जब भी आपको अनडिक्लेयर्ड, जैसे कि वहाँ पे अनडिफाइंड आता था, यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने या तो आपने उसको बनाया नहीं है वेरिएबल को, अगर बनाया तो फिर स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो फिर से कंपाइल। प्रिंट एफ के बाद जो आपने लिखा है वो स्पेलिंग भी गलत है। आपने जिस कैश में आपने लिखा है उसी कैश में आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, और अब ट्राई, अभी एरर बताएगा सर, ये प्रिंट एफ के बाद मल्टीप्लाई की स्पेलिंग गलत है। ओके, अब हमारी दूसरी जो है दिक्कत है हमारा एंटीवायरस। ओके, एक काम करते हैं, क्या नाम से, आप लोग जो है विजुअल स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल कर लेना। ओके, हम विजुअल स्टूडियो में काम करने वाले हैं अब,
क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे फीचर्स हमारे कम हैं और इससे चलने वाले प्रोग्राम्स के लिए भी हमारे को प्रॉब्लम होती है। तो हम विजुअल स्टूडियो में चलाएंगे और विजुअल स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल टूल है। ओके, तो आप इसमें हर तरह के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। और ये एक एडिटर नहीं है, ये कंप्लीट आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ओके, तो जो हम VS कोड काम करते हैं वो VS कोड एक एडिटर है, टेक्स्ट फाइल एडिट करता है वो। ये एक आईडी है, इसके पास में कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब कुछ है। ओके, वो कोड है, ये विजुअल स्टूडियो है। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट बना के काम करते हैं और एक्चुअली होता है क्या है, इस पे काम करना हमारा थोड़ा सा सिंपल होता है, काफ़ी इजी होता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल की हुई है लाइक स्पेलिंग एरर वाली, ठीक है। और अगर कोई एरर होगी तो वो हमें दिखा देगा, जैसे कि VS कोड में हमें दिख जाता है एरर, वैसे वो दिखा देगा। एंड हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पर हम कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे। कंसोल एप्लीकेशन में आपको हमेशा कंसोल एप्लीकेशन करना है। आप लोगों के लैपटॉप में चल जाएगा, शायद आपके में नहीं चलेगा क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर। तो आप 2019 इंस्टॉल करके देखना एक बार, हो सकता है वो चल जाए। तो हम यहाँ पे इसका नेम रख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग रख लेते हैं, प्रोग्रामिंग। और ठीक है, क्रिएट। ओके, तो इसका थीम इस तरीके का है और इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ हमारे उससे। और इसमें जो है कलर कोडिंग भी हमारे को मिलती है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती है। तो मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे एल भी मिस था, मल्टीप्लाई हो गया। और जैसे कि आपने वीडियो चेंज करा है, ये क्या मतलब इसको अगर कोई गलत कर देंगे तब भी एरर बताएगा क्या? इसकी एक बार नीचे करो। अब ये स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है डिवीजन रिजल्ट, ये तो स्पेलिंग, नॉर्मल स्पेलिंग चेक करता है। तो ये मतलब एरर बताता है कि फिर अगर मान लो यहाँ पर एरर रेड कलर में बताएगा और ये पिंक कलर में जो है ना, आपके पता नहीं अलग दिखाएगा क्योंकि थीम मैंने अलग रख रखी है। ओके, तो यहाँ पे जो है हाँ, तो इसको हम रन करने वाले हैं और यहाँ से आप इसको रन करते हो लोकल विंडो डिबगर। और अब हमारे को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हम बंद कर देते हैं और थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में टाइम लेगा। इंस्टॉल अभी मत करो, बाद में कर लेना, पहले इसको सीख लो। और इतना टाइम क्यों ले रहा है? ओके, तो एक जो है मिस्टेक हमने कर दी है, न्यू लाइंस। हमने न्यू लाइंस नहीं बनाई, सारा डेटा हमारा जो है, सारा आउटपुट हमारा एक ही लाइन में आ गया है। तो न्यू लाइंस हम बना देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है हम डुप्लीकेट्स बना सकते हैं, डुप्लीकेट /n। ओके, ना फिर से इसको रन करते हैं और हमारे पास में जो है ये वैल्यूज आ गई। तो
इधर देखो हमारे पास जो ऐड किया हुआ डेटा है ये देखो 17 + 3 20 आ गया, एंड माइनस करते हैं 17 - 3 तो 14 आ गया, एंड 17 / 3 17 / 3 करते हैं तो हमारे JS में जो है उसमें आता था, पॉइंट्स में आता था, यहाँ पर हमारे आ रहा है सिर्फ इंटीजर में। ओके, अगर आपको कंप्लीट अगर वो चाहिए तो इसका रिजल्ट आप जो है %f में लोगे। अगर आपको डिवीजन का रिजल्ट कंप्लीट चाहिए तो आप इसको +f में लोगे फ्लोट में, और अब जो है वो फ्लोट में आएगा। एक मिनट, ये फ्लोट में क्यों नहीं आया? वहाँ भी फ्लोट करना पड़ेगा सर इंट की जगह। हाँ यहाँ पे ना, हाँ। यहाँ पर भी हमें फ्लोट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है %f। देखो इसने ना हमें एक वो दे दी थी, एक अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमें जो है एक वार्निंग सी दे दी थी इन्होंने कि नॉन फ्लोट पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू। ठीक है ना, मतलब हमें यहाँ से फ्लोट नहीं मिल रहा है, यहाँ से फ्लोट नहीं मिल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट को जो है वो करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये इसका इंटेलिजेंस है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है आपको गाइड करने के लिए। वो आगे बता भी रहा है एक्चुअली टाइप इंट। हाँ ठीक है, इनको बुलाओ भाई, इनका सी थोड़ी है। हाँ फिर ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट लिखो। ओके, तो आप लोग इस पे काम करना शुरू कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इस पे। और एंड अब हमारे पास में क्या है, आउटपुट हमारे को जो है 5.00 मिल रहा है। ओके, नहीं 5.0 क्यों मिल रहा है? टाइप कन्वर्जन बहुत करना पड़ता है इसमें। ओके, तो ये होता है टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि हमारे पास में एक डेटा टाइप है, उसको दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, ये हम जो है काफ़ी बार कर चुके हैं, पाइथन में भी कर चुके हैं, और जावास्क्रिप्ट में भी हम कर चुके हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जो है जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम बनाते थे और उस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करते थे, तो प्रिंट करते वक्त वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता था। तो वो टाइप कास्टिंग है, मतलब उसका एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होता था। इसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारे पास जो a है, अगर a इंटीजर है बट उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो उसके आगे आपको ब्रैकेट में फ्लोट लिखना पड़ेगा। ओके, और वो ऐसा इसलिए है बिकॉज ये वैल्यू जब फ्लोट में होगी तो हमारा आउटपुट जो है ऑटोमेटिकली फ्लोट में जनरेट हो जाएगा। ओके, जैसे ये वैल्यू फ्लोट में होगी तो आउटपुट हमेशा फ्लोट में जनरेट हो जाएगा, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फ्लोट में मिलेगा। अरे कहाँ गया वो? अच्छा, आउटपुट बंद कर दिया हमने, ये रहा। ओके, तो यहाँ पर हम नोट लिख लेते हैं, नोट इफ वेरिएबल a and b are both int type। जैसे कि यहाँ पे हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे उसने हमें दे दिया एंड int type, then it will only return result as integer। okay, to get in float हमें क्या करना होगा, हमें convert a into b into float by using explicit typecasting। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि आप खुद को जो है बताना पड़ेगा। ओके, वो अपने आप नहीं होगा। दो टाइप की कास्टिंग होती है, ठीक है।
टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है। पहला होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग खुद होती है ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिट कास्टिंग आप खुद बताते हो मैनुअली। ओके, तो एक्सप्लिसिट जो नेम पड़ा है इसका वो इसी वजह से पड़ा है बिकॉज हम खुद स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको कि आप इसमें कन्वर्ट हो गए, है ना। इम्प्लिसिट में उसको जो सूटेबल लगेगा उसमें वो कन्वर्ट होगा। ओके, तो हम यहाँ पे ए को जो है फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उसका रिजल्ट जो है फ्लोट में है, और हम यहाँ पे फ्लोट ले रहे हैं। ओके, अब इसका आउटपुट हमें फ्लोट में मिल रहा है, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई नॉर्मल ही है, हमें इसका आउटपुट कितना मिल रहा है मल्टीप्लाई करने पर 51, और मॉडुलस रिजल्ट जो है वो इंटीजर में मिलेगा। ओके, मॉडुलस हमेशा इंटीजर में मिलेगा क्योंकि वो रिमेनिंग पार्ट बताता है ना। कंप्लीट डिवाइड जब तक हो रहा तब तक ठीक है, बाद में जो रिमेनिंग पार्ट वो बताएगा वो इंटीजर में होगा। तो यहाँ पे जो है हमें मिलता है। ओके, तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ तक है। इसके बाद में हमारे पास क्या क्या है, नया फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, मतलब आप फाइल तो सिंगल ही बना रहे हो, लेकिन एज ए प्रोजेक्ट के अंदर सिंगल फाइल बना रहे हो, तो ये आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होगा। जब आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो आपका ये लेफ्ट में मिलेगा, राइट में मिलेगा। ये हमने लेफ्ट में कर रखा है। इसमें हमारा सोर्स फाइल है, ये वाला, ये हमारा फाइल है, ये हमारा फाइल चल रहा है। ओके, इसमें हम एक और फाइल बना रहे हैं नया न्यू फाइल, और यहाँ से हमें सी फाइल चाहिए, C++ फाइल नहीं चाहिए, हमें सी फाइल चाहिए। और ये भी C++ फाइल है, तो इसको भी रीनेम करना पड़ेगा। ऐड करते हैं न्यू आइटम, और इस फाइल का नेम हम रखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ऐड। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम इस फाइल को प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से इसको नो कर देना है, बस जो पुरानी वाली फाइल है, सॉरी यस कर देना है। सॉरी, एक मिनट, गलत कर दिया हमने, इसको करना था। आप जब खुद से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें स्पेशल, बस आपको सिंपल वो करना है। ऐसा क्यों करना है हमें, इसका रीज़न ये है क्योंकि एक प्रोजेक्ट में एक ही मेन फंक्शन हो सकता है, एक प्रोजेक्ट में एक ही मेन फंक्शन हो सकता है, और हम अभी क्या करेंगे, अभी हम अलग अलग फाइल में अलग अलग मेन फंक्शन बनाएंगे। तो रीज़न ये है कि हमें जो है, जो पुरानी फाइल्स है उनको प्रोजेक्ट से सस्पेंड करना पड़ेगा। जब हम, यही एक डिफरेंस है इंडिविजुअल फाइल पे बनाना और प्रोजेक्ट में बनाना। हम पाइथन पे काम करेंगे तो पाइथन में ये काम बहुत ईजी हो जाता है। ओके, तो उसमें भी इस तरह का आपको फाइल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे हम वापस से जो है इंक्लूड कर रहे हैं, हैज़ इंक्लूड dio। अब देखो ये काफ़ी सारी फाइल, हेडर फाइल हमें ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है, और void main और यहाँ पे हम दे रहे हैं क्या,
ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या है, प्लस इक्वल है, इनको करने की ज़रूरत है क्या, वो सेम ही है, फिर भी देख लेते हैं। ऐड और असाइन, ऐड एंड असाइन, माइनस इक्वल और डिवाइड और 6 नंबर अच्छा ओके, यहाँ पे हमने लगाया ना ये, तो अब ठीक है। हाँ, हमने गलत लगा दिया था। एंड अब बचा है मॉडुलस इक्वल, ओके। तो वो सेम है, आपको बस क्या करना है, इसमें से कॉपी कर लो ये वाला एज इट इज़ और यहाँ पेस्ट कर दो। एंड अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, ओके। हम सीधा सीधा यहाँ पर ऐड कर रहे हैं a प्लस इक्वल बी, ओके, a प्लस इक्वल बी, तो जो भी a की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे a अपडेट हो रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, a अपडेट हो रहा है, एडिंग b इंटू a और फ्रॉम a, ओके। a माइनस इक्वल b, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, सिंपल है। मैंने कल भी पूछा था, मुझे लगा था कि सिंपल है, लेकिन कई लोगों को नहीं आया था। a लेस देन b, a लेस देन 10 हमने कल किया था। तो मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, और क्या होगा, वो तो ठीक है, लेकिन इनका रिजल्ट क्या आएगा ये बताओ मुझे। हाँ, क्या रिजल्ट आएगा बताओ मुझे एक बार देखना है कि क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे। और इसको इसके अंदर है ना, फ्लोट के अंदर a को मैं यहाँ पे फ्लोट बना रहा हूँ, ओके, ताकि वो यहाँ पर हमने a को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा फ्लोट में रिजल्ट आ सके, ओके। हाँ, अब बताओ। और सर जैसे ही क्या कहते हैं, आपने ये जो फ्लोट में जो वैल्यू लिखी वो आपने ऊपर तो सारे इंटीजर में लिखी दो। हाँ, तो यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया ना a को, तो वैल्यू तो इंटीजर में, ये तो फ्लोट में कन्वर्ट होगी फिर बाद में। हाँ, बाद में हमने कन्वर्ट होगी नहीं कर दी है, क्योंकि हम इसको फ्लोट में ही प्रिंट करवाना चाहते हैं, इस वजह से। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, वो ये वही सर सेम हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, वो नीचे माइनस हो जाएगा, वो मॉडुलस हो जाएगा। मुझे कौन बताएगा एक्चुअल रिजल्ट इनका, बानू?
जितना आता है उतना बताओ भैया। पहले का 20 आ रहा है, ठीक है। दूसरे का कितना आ रहा है? हाँ 15 आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा, तो कितना आएगा? 17 आएगा। क्यों आएगा 17? क्योंकि अब एक का मान 20 हो चुका है। ए का मान 20 हो चुका है। अब कुलदीप नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हाँ सर मल्टीप्लाई वाला बता दूंगा, डिवाइड वाला मत पूछ। डिवाइड होगा नहीं। डिवाइड होगा नहीं। लो भैया अब बता दो। अब तो और भी इजी कर दिया। अभी इजी हुआ है नहीं हुआ? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा या फिर यहाँ पर करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा? कुछ डिफरेंसेस है क्या? बनू, अगर इस वाली लाइन को मैं नीचे रखूँ तो क्या रिजल्ट चेंज होगा, या फिर ऊपर रखूँ तो क्या रिजल्ट चेंज होगा? दोनों में सेम रहेगा फिर रिजल्ट चेंज होगा? चेंज नहीं होगा, मतलब ऊपर नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सर अभी जैसे आपने ऊपर मॉडुलस वो डिवाइड करा है, तो डिवाइड आने के बाद जो वैल्यू होगी उसी से तो होगा वो। अच्छा, और अगर मल्टीप्लाई रखा है तो मल्टीप्लाई होगा, जो फिर अब ऊपर वो माइनस में जो रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, क्योंकि अब जो उसकी माइनस की जो वैल्यू थी वही तो होगी फिर। हाँ भाई भानु, क्या ये कह रहे हो सही है? जूम करना है क्या? और जूम करना है? लो भैया जूम हो गया। चेंज होगा? क्या चेंज होगा? क्या आएगा फिर यहाँ पे रिजल्ट? फाइव पॉइंट। यहाँ पर 5 पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। कितना आएगा यहाँ पे? क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। 50 बनाएगा, 50 बनाएगा। ओ आप भी बता दो कितना आएगा? 41 कौन बोल रहा था? मिस्टेक हो गई है। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना है? 20 है। यहाँ पर कितना आएगा? 17। यहाँ पर कितना आएगा? 51। तो यहाँ पर कितना आएगा फिर? 17। कितना आएगा? 17 क्यों आएगा? क्यों आएगा 17? वो डिवाइड हुआ है सर, पर हमको डिवाइड करना नहीं आ रहा। डिवाइड करना नहीं आ रहा। 51 में 3 का भाग है, 17 ही तो आएगा। हाँ सर। कौन से स्कूल से पढ़े हो आप? अरे नहीं सर, डिवाइड भी कंफ्यूजन हो जाता है इतना बड़ा। डिवाइड में और इसमें मॉडुलस में दिक्कत आती है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस रहते हैं। 17। अब कितना आएगा? 0.51 आएगा, ये कह रहे हैं ऐसे। 0.51 आएगा। अब 2 आएगा आंसर सर। 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि इसको मॉडुलस कराया ना तो वो तो उससे क्या हो गया? 3 से कराया ना 17 को। मुझे बताओ करके कैसे हुआ है? वो भी दूंगा। वो सिर्फ करके दे। कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा रिजल्ट। कैलकुलेटर में परेशान हो जाओगे। सर इसमें 17 का 3% ही तो निकालना है। 17 का 3% निकालना है। परसेंटेज निकालो भैया, निकालो परसेंटेज निकालो। हाँ भैया भानु, कुछ तो बताओ यार आप। मतलब
क्या हुआ? अभी तक कैलकुलेटर फेल हो गया क्या? अरे बहुत सिंपल है, क्या है इसमें? रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है, तो सेंस पर बचेगा वो तो आएगा इसमें। कितना शेषफल बचेगा बताओ? अच्छा मुझे अरे एक बार अरे वो 3 बचेगा, कैसे बचाऊं? मुझे ऐसे बचा के बताओ कितना बचा है। आप जो है करो करो करो, कॉपी में करो। 17 में 3 का भाग दे दो, 5 के 15 बचे तो। सही है। सही कह रहा है? आप कब कहोगे फिर सही? मैं सर वो परसेंटेज निकाल रहा हूँ। वाह। तो इसका आउटपुट आया 2। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे जो है 0 आ रहा है यहाँ पे एक, बस बाकी सारे सेम है। 20, 17, 51 और 2। ये हमारे जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे 17 आ रहा है, तो इंटीजर की ज़रूरत है ही नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे डी रख देते हैं क्योंकि वो फ्लोट आ ही नहीं रहा है, तो 17 आएगा वो। ठीक है, क्लियर है? हाँ मुझे लगा वो फ्लोट में रिजल्ट आ सकता है, इस वजह से हमने फ्लोट में लगाया था। फ्लोट में तो सर कैसे वो इंटीजर में वैल्यू तो फ्लोट में नहीं आएगा। हाँ में आता सर, पहले आपने ऊपर कर रखा था डिवाइड वाला, तब कोई वो वैल्यू तो स्टार्ट की सकती है। वो तभी इस वजह से हमने अब फ्लोट हटा दिया, क्योंकि अब हमारा जो है इंटीजर में आ रहा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम जो है उसको कर रहे हैं %d में। ओके, नाउ थोड़ा टाइम है आपका भी। तो ये हमारे हो गए कौन? अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फ्लोट लगा दो किसी पे भी। ओके, बाद में मैं इनको लगाने का रूल बताऊंगा आपको कि किस ऑर्डर में लगाना चाहिए, ताकि हमारे वैल्यू जो है पूरी की पूरी आए। अगर आप जो है डबल पे फ्लोट लगाओगे तो आपकी वैल्यू जो है वो आएगी, पूरी वैल्यू नहीं आएगी, आपकी वैल्यू में से कुछ डेटा मिस हो जाएगा। ठीक है, और आप फ्लोट पे इंट लगाओगे तो उसका पूरा जो डेसिमल वाला पूरा पार्ट है ना, वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम छोटी वैल्यू को बड़े डेटा टाइप में रख सकते हैं, लेकिन बड़े डेटा टाइप को जो है छोटे डेटा टाइप में नहीं रख सकते। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास में जो है एक और फाइल हम बनाते हैं, यहाँ पे न्यू आइटम, और इसका हम रख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो हो जाने दो, तो फाइलें, क्या दिक्कत है? दो फाइलों से घबरा रहे हो? जब आप जेंगो पे काम करोगे तो फाइलें ही फाइल है, बहुत सारी फाइलें वहाँ पे। तो यहाँ पर हमने एक वॉइड मेन बनाया है, और हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को जो है हम थोड़ा सा फाइल में से रिमूव कर देते हैं। यस, ठीक है, और हमारे पास नाउ स्पेलिंग मिस्टेक है तो कंट्रोल डी से कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर में जो है सबसे पहले आता है कौन सा? इक्वल इक्वल।
इक्वलिटी ऑपरेटर, दूसरा है लेस देन इक्वल, तीसरा आता है इक्वल, फोर्थ कौन सा है लेस देन, फिफ्थ कौन सा है ग्रेटर देन। ओके, तो ये हमारे पास है, इनको बताना है क्या, जरूरत है कि बताने की। ये हमारे न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं उन्हीं पे यूज होंगे। और इसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में है पहला एंड ऑपरेटर। यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस कर दी है, ओके, एंड ऑपरेटर, आप इसको कैपिटल में लिख दो एंड, तो थोड़ा ठीक लगेगा, एंड ऑपरेटर। दूसरा जो है और ऑपरेटर, और तीसरा है नॉट ऑपरेटर। ओके, तो ये भी हमने किए हुए हैं ना, बताने की जरूरत है। कुछ चेंज हो जाते हैं। जेंगो लैंग्वेज नहीं है, जेंगो पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क बोले तो हम पाइथन ही यूज़ करते हैं उसमें, बट उसमें काफ़ी सारे सेट्स हैं, काफ़ी सारे रूल्स हैं और कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसके अंदर ही हमें काम करना होता है, उससे बाहर हम काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसको फ्रेमवर्क बोला जाता है। लेकिन पूरा काम पाइथन के अंदर ही होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑपरेटर्स आगे, और कल मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। पाइथन में जो हम सीखेंगे वही जेंगो में है, हाँ, इससे बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा, लेकिन जेंगो का खुद का पार्ट भी तो सीखोगे ना आप। जेंगो में किस तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि आप कोई कंपनी में जा रहे हो, आपको कोई चीज़ काम करना आता है, सपोज करो, ठीक है, जैसे मान लो अभी आपको प्रोग्राम लिखना आता है, लेकिन जैसे आप कंपनी में गए तो कंपनी में भी तो उसका एक तरीका होता है काम करने का, आपको प्रोग्राम इसी तरीके से लिखने होंगे, ठीक है, फिर प्रोग्राम आगे फॉरवर्ड करने होंगे, डिस्कस करना होगा, परफॉर्मेंस चेक करना होगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से जेंगो में भी अपने काम करने का एक तरीका होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करवाया जाता है। हम वो सीखते हैं जेंगो में कि कैसे काम करना है। लैंग्वेज हमारी पाइथन ही होती है, मतलब कोड हम पूरा पाइथन के अंदर ही लिखेंगे, लेकिन जेंगो का जो काम होगा ना वो हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। बाकी की इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, फॉर लूप वही तरीके से लिखा जाएगा जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते थे, वाइल लूप, स्विच स्टेटमेंट सारे सेम है। बस चीज़ें ये हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो है खुद से बनानी पड़ेंगी। जैसे कि एरे इसमें नहीं होता है, मतलब एरे होता है लेकिन वो उस टाइप का एरे नहीं होता जैसे कि जावास्क्रिप्ट में होता है, उसमें बहुत सारे मेथड्स हमको मिलते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ आपको अलग से लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी या आपको खुद बनाना पड़ेगा, ओके। और तो यहाँ पर आप जो है काफ़ी कुछ एरेज के बारे में और सीख जाते हो कि एरे कैसे काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने किए हुए हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए किया हुआ है ना ये। दूसरा
ठीक है, इनको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड कुछ और ऑपरेटर्स हैं लाइक टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हमारे जावास्क्रिप्ट में भी है, वो वहाँ पर हमने एक पॉइंट पे किया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो तो। टर्नरी ऑपरेटर में हम एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं, फिर हम लगाते हैं क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पर हम ट्रू वाला स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट कॉलन फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा इफ एल्स जैसा है। जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है तो ये हमारा इफ हो गया, ये हमारा एल्स हो गया। अगर इफ में ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट चलेगा। और एक्सप्रेशन हमें क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। ये टर्नरी ऑपरेटर है। ओके, एंड इसके अलावा हमारे पास में कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स को हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो हमारे यूज होते नहीं है जब तक कि हम हार्डवेयर पे काम कर रहे हो या फिर बिट लेवल पे काम कर रहे हो। ओके, या तो हम बिट लेवल पे काम कर रहे हैं, बाइनरी लेवल पे, या फिर हम हार्डवेयर के कुछ रजिस्टर्स पे काम कर रहे हैं, या फिर बिट लेवल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ काम आते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट इस तरीके से है। एंड और क्या है हमारे पास यहाँ पे, लॉजिकल हो गया, असाइनमेंट हो गया, कंपैरिजन हो गया, अरिथमेटिक हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। हाँ, एक बिटवाइज ऑपरेटर बचा हुआ है और इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और हाँ, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है? अरे कुछ हो तो बता दो। नहीं है, कल बता देंगे। प्रैक्टिस कर लेना, कल तो आपका जो है प्रैक्टिस कर सकते हो आप आराम से इसको। और